दिस इज चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस। अब इसके मीनिंग को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट क्या है, पढ़ लीजिएगा। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस एक्ट, ध्यान दीजिएगा, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन, commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it। अब आपको मिलेंगे यहां पर A B C D। ठीक, अब समझ लीजिए इतनी बातें हैं। पहली बात, सेक्शन 3 डिफाइंस द डोमेस्टिक वायलेंस, नंबर 1। Number 2, the meaning of the domestic violence is limited only for the purposes of this act. You cannot take this act into the meaning of the domestic violence into application of any other act। समझे आप लोग कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, that is confined only for the purposes of this act। ये जो लाइन लिखी है, for the purposes of this act, इस एक्ट के उद्देश्यों के लिए ही इसको डिफाइंड किया गया है, एक बात। दूसरी बात, नो दी जो डोमेस्टिक वायलेंस है दैट में भी कैसे कैसे हो सकती है, बहुत ब्रॉड मीनिंग दे दिया गया है। दैट मे बी थ्रू एनी एक्ट, वो किसी कार्य के द्वारा हो सकती है। दैट कैन बी थ्रू एनी काइंड ऑफ ओमिशन, समझे, अकर के द्वारा भी हो सकती है। दैट कैन बी समटाइम कुछ कमीशन, दैट काइंड ऑफ कंडक्ट, तो किसी को कार्य को करने से, नहीं करने से, या किसी प्रकार की कंडक्ट से। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, everything is included in the realm or the in the meaning of the domestic violence। it can be any act, omission, commission or conduct। और मैंने आपको अलग अलग इसलिए करके दिखाया है ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकें, और यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस includes number 1 any act, option B omission, commission or any of them। राइट दिस गए, एक तो ये हुआ। लेकिन किसका एक्ट, किसका ओमिशन, किसका कमीशन, किसकी कंडक्ट, रिस्पोंडेंट की, जिसके हम लोग जिसकी कंप्लेंट की जाएगी, ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो व्हेन कैन दिस एक्ट और ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट मे अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस? तो देन देयर आर 4 कैटेगरीज। in if the case is covered into any of these 4 categories, in then the act, omission, commission or conduct of the respondent may amount to domestic violence। और यहां पर आप देखोगे कि जो इसका डोमेस्टिक वायलेंस है इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है। तो रेस्पोंडेंट का कोई भी कार्य, कोई भी कंडक्ट एटसेट्रा डोमेस्टिक वायलेंस तब होगी जब ए होगा, ए बी सी डी ई में से कुछ भी उसका इफेक्ट होगा। क्या होगा देख लीजिए, हार्म्स नुकसान पहुंचाता है, इंजर्स और एंडेंजर्स। हार्म्स एंड इंजर्स और एंडेंजर्स व्हाट? द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब, ओके, ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। ऐसे समझिए, जो एग्रीड पर्सन है, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने 2A में पढ़ी थी, जिसका मीनिंग ये था कि वो कोई महिला होनी चाहिए, नंबर 2 जिसने रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हो, ठीक है, और जिसका एलिगेशन क्या हो कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। उस एग्रीड पर्सन को, जो कि कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2A में डिफाइंड है, उसको रिस्पोंडेंट के किसी एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट से क्या हुआ हो, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उसकी लाइफ, उसके लिम्ब को कोई हार्म होता हो, इंजरी होती हो, एंडेंजर होती हो। समझे आप? ये सारे ओवरलैपिंग शब्द भी हैं ये, इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, हार्म्स, इंजर्स, एंडेंजर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो रेस्पोंडेंट का कोई सा ऐसा कार्य जिससे एग्रीड पर्सन की लाइफ, सेफ्टी, लिम्ब को क्षति पहुंचती हो या खतरा उत्पन्न होता हो, अगर ऐसा होगा तो उसके कार्य क्या कहलाएंगे? वो दैट एक्ट शैल अमाउंट टू दी, दैट एक्ट शुड अमाउंट टू व्हाट? डोमेस्टिक वायलेंस। समझे आप?
और आगे और भी है। ये कैसी है, ये जो उसको इंजरी है, हार्म कैसा हो सकता है, वेदर मेंटल और फिजिकल। या तो ऐसा हो, मेंटल के मतलब उसको मेंटली भी आप हार्म कर सकते हैं या उसको फिजिकली हार्म कर सकते हैं। उसकी जो है ये मेंटल और फिजिकल में दोनों में ही यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो एक्ट हैं दैट कैन बी ड्यू टू दी मेंटल इंजरी, दैट कैन बी टू द फिजिकल इंजरी और टेंड्स टू डू सो, या ऐसा करने की टेंडेंसी हो, एंडेंजरिंग की टेंडेंसी हो। अब इसमें खास बात देखते हैं क्या, देखिए harms, injures और endangers the limb, है ना, उसकी हेल्थ को। अब ये जो चीजें हैं आप देखो, दिस वाज कवर्ड बाय द आईपीसी एज वेल। इंडियन पिनल कोड में देयर इज द ऑफेंस ऑफ सिंपल हर्ट, देयर इज ऑफेंस ऑफ ग्रीवस हर्ट, जब आप उसके किस पेन करते हैं, है ना। सेक्शन 319 में आपकी सिंपल डिफाइन है, किसी को चोट पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं, इंजरी होती है उसको कोई, तो हर्ट, सिंपल हर्ट बोलते हैं। या डिफाइंड जो अगर इंजरी है एज पर 320 तो उसको ग्रीवस हर्ट बोल देते हैं। तो ये सारा जो सेक्शन 2A में है लगभग वो कवर्ड था, लेकिन मेंटल इंजरी वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली इसको यहाँ पर कवर किया है। और दूसरी बात, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे तो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में जो आपको राइट टू लाइफ मिला हुआ है, राइट टू लाइफ के प्रोटेक्शन में यहाँ पर आता है, ये भी आता है कि यहाँ पर नाउ बाय इंक्लूडिंग दिस एक्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट, into the category of domestic violence, we are giving recognition or we are protecting the fundamental right of the woman as under article 21 as well. Please let me know आपको बात समझ में आई नहीं आई। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्ड्स को ध्यान रखने की जरूरत है, मेंटल और फिजिकल को भी ध्यान रखने की जरूरत है। कम ऑन हरी आप, मैस बताइए क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को। अब इसमें जो और खास बात क्या है, एंड इंक्लूड्स कॉजिंग, प्लीज अलग अलग से हाईलाइट कर लीजिए और लिख लीजिए, फिजिकल अब्यूज नंबर 1, सेक्सुअल अब्यूज नंबर 2, इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज। कितने अब्यूज कैटेगराइज हो गए, फिजिकल 1, सेक्सुअल अब्यूज 2, इमोशनल अब्यूज 3, वर्बल अब्यूज 4, इकोनॉमिक अब्यूज 5, 5 काइंड ऑफ। नाउ यहां से आप देखो कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो वर्ड है, जो टर्म है, वो उसका जो स्कोप है कितना वाइड हो गया है। फिजिकल अब्यूज, physical abuse shall be considered now the domestic violence. Physical matters related to the physical abuse were taken care by the IPC earlier. ये तो है ही, फिजिकल अब्यूज को कवर करते करते हैं। लेकिन यहां देखो डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स कॉजिंग सेक्सुअल अब्यूज एज वेल। सेक्सुअल अब्यूज वाज नॉट प्रोटेक्टेड unless it is covered under section 376 or 354 etc. उन अगर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस में अगर वो कवर नहीं हो रहा था तो सेक्सुअल एब्यूज की एक्टिविटी को एनफ प्रोटेक्शन नहीं था। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आई नहीं आई। आई वांट टू फिक्स इन योर माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कि इसका जो स्कोप है, और इन्हीं वर्ड से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन से मिलेंगे। हरी अप प्लीज। Then comes the, please see the word emotional abuse. It is, see the widest amplitude of this. Even the emotional abuse, even the emotional abuse shall be considered to be the case of domestic violence. Same is verbal and same is economic abuse. And now if you go to the explanation, यहीं से पढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, वहां पे आपको अच्छी तरह क्लैरिटी आएगी कि फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 देखो, ये एक्ट ऐसा ही है, यहां से हम लोग एक लकीर के फकीर की तरह से नहीं मूव कर सकते हैं।
एक बात को समझने के लिए हमें जंप करना पड़ता है यहाँ से वहां। अब अगर हमारे सामने वर्ड्स आ गए सब फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, है ना, इन सब का मीनिंग दिया गया है एक्सप्लेनेशन 1 में, और इनके मीनिंग से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या है, पढ़ लीजिए। Any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, as to cause bodily pain. एक तो छोटी सी बात ये होगी, तो कोई सा भी ऐसा कार्य, कोई सा ऐसा आचरण यानी कि कंडक्ट, या जो कि इस प्रकार का हो जिससे शारीरिक दर्द होता हो, शरीर में दर्द होता हो। ये सारी बातें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल हार्ट में पढ़ते हैं, है ना, आईपीसी में 319 में पढ़ते हैं। एंड विच इज ऑफ, ये पढ़िए देखिए, विच इज ऑफ सच ए नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन, ये पढ़ चुके। हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, or impair the health or development of the aggrieved person। तो वही घुमा फिरा कर वही बातें हैं फिजिकल अब्यूज में। कोई सा भी ऐसा एक्ट हो, कोई सा भी ऐसा कंडक्ट हो जिससे क्या होता हो, बॉडी पेन होता हो, या फिर क्या होता हो, हार्म और डेंजर टू द लाइफ, लाइफ को, जीवन को खतरा होता हो, जीवन को क्षति पहुंचती हो, उसके किसी अंग को, उसकी हेल्थ को क्षति पहुंचती हो, या फिर उसके डेवलपमेंट को इंपेयर करता हो, उसकी हेल्थ के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता हो, ऐसी सभी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकली अब्यूज। एंड देयर बाय दिस इज द केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। क्या हुआ, इफ your act or conduct is such that you are impairing the health of the agreed person। अगर आपका एक्ट, आपका कार्य, आपका आचरण इस प्रकार का है जिससे कि रिस्पोंडेंट की जो हेल्थ है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, that shall be considered to be the act of violence here, domestic violence here itself। प्लीज बात समझ में आई नहीं है आपको, कम ऑन। एंड इंक्लूड्स, ये स्पेसिफिक टर्म उन्होंने यूज कर ली आईपीसी की। एंड इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, वेदर असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकाना, क्रिमिनल फोर्स यूज करना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस माने जाएंगे? नहीं, आंसर इज यस माने जाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल अब्यूज। नाउ कम टू द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज में आ जाइए, देखिए जो मैंने पहले भी समझाया इसके बारे में, इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर का कोई भी आचरण दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। इसको समझ लीजिए बबुआ। देखिए व्हाट, इनके मीनिंग से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज से क्या मतलब है आपका? तो सेक्सुअल अब्यूज में, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यहां से दे हैव यूज्ड द टर्म सेक्सुअल अब्यूज इन द एम्बिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि अगर आप सेक्सुअल अब्यूज भी करेंगे तो उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, जो कि बहुत सारे केसेस में पहले उसमें नहीं आता था। आईपीसी सारे चीजों को कवर नहीं कर रही थी। अब इन्होंने कहा है सेक्सुअल अब्यूज की डेफिनेशन को समझाया कि मीनिंग है क्या, सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या है। क्या कि अगर आपका एक्ट, आपकी कंडक्ट ऐसी है, अगर आपका ना रिस्पोंडेंट का, कि यू वॉयलेट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, अगर आप उस महिला की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है ना, उसको आप वॉयलेट करते हो, उसका उल्लंघन करते हो, उसकी डिग्निटी को आप लोअर करते हो, डिग्रेड करते हो, ह्यूमिलिएट्स करते हो, उसकी प्रताड़ना करते हो, समझे, उसको अब्यूज करते हो, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो उसको, इन सभी चीजों को हम बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। जैसे 377 आईपीसी में आने वाला केस, महिला के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध पति के द्वारा किया जाने वाला सेक्सुअल एक्टिविटी, वो ऑफेंसिव कैटेगरी में नहीं आ रहा है,
लेकिन वो सेक्सुअल एब्यूज की कैटेगरी में वो महिला अब डोमेस्टिक वायलेंस में रिलीफ ले सकती है। तो एट लीस्ट अब महिला के लिए एक विंडो ओपन हो गई। आईपीसी में क्या था कि सजा दिलवा देंगे जाकर के, लेकिन वहां भी कुछ नहीं कर सकती। अगर किसी महिला का जो हस्बैंड है वो सेक्सुअली प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, तो उसके पास कहीं भी कुछ ऑफेंस नहीं है, कोई रिमेडी है ही नहीं। गलत तरीके से, फोर्सफुल तरीके से, अननेचुरल तरीके से चीजों को करने की कोशिश करता है, तो कहाँ जाएगी वो? एट लीस्ट नाउ शी कैन कम एंड सीक रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो मुझे लगता है कि मैं इसके जो कॉन्सेप्ट को आपको समझा पा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आई नहीं आई बात ही। इसी तरीके से देखो आता है वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। verbal and emotional abuse includes what? Insults, ridicule, humiliation, name calling। देखो ये वर्ड को ढंग से पढ़ लीजिए। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती हैं। तुझे आता ही क्या है बेवकूफ, मोटा दिमाग? इंसल्ट करना, रिडिक्यूल करना, ह्यूमिलिएट करना, ये सभी सगे संबंधी हैं सब। इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग, उसको अभद्र नामों से बुलाना। ओ पागल है रहा तुम, ओ मोटी धरा, ऐसे कर, मूर्ख, गधी, ये वो, ये हुआ नेम कॉलिंग। उस तरीके की जो इंसल्ट्स अगर हो रही हैं, तो अब कहेगा तो मैं तो हाथ भी नहीं उठाया, मैंने तो मारा भी नहीं इसको, काली कहना, है ना उसको, मतलब किसी तरीके से कुछ भी नेम कॉलिंग में सब कुछ आ गया। तो अब ये देखो कि यहां पर इस केस में आप फिजिकली अब्यूज नहीं कर रहे हैं उसको, आप सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर रहे हैं आप उसको, लेकिन आपने उसका जीना हराम कर दिया। दिस द केस ऑफ वर्बल अब्यूज, दिस द केस ऑफ इमोशनल अब्यूज। इवन दिस शुड बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस की अगर एज एन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के एज एन एक्ट अगर आप जाएंगे उसको स्कोप के लिखने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइडर स्कोप वाली है। आप देखो कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं उन्होंने, फिजिकल को उसको लिया है, अब्यूज को लिया है, वर्बल और इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज सब कुछ आ गया इसमें। लेकिन और देखिए क्या है ये, insults or ridicule, especially with regard to not having a child or a male child। उसको ये कहना कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, या खास करके तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, इस आधार पर उसकी इंसल्ट करना, उसको दुत्कारना, रिडिक्यूल करना, ये सभी कहलाएगा आपका वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। और क्या आ जाएगा? रिपीटेड थ्रेट देना, रिपीटेड थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन होम एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड। देखिए पढ़ लीजिए एक बार ढंग से इसको। यहां पर जो थ्रेट दी जा रही है, देखिए इसको ढंग से पढ़ना, गोल कीजिएगा ऐसे ही, राउंड कीजिए। थ्रेट्स, धमकी देना, लेकिन कैसे? रिपीटेड थ्रेट्स, दीज आर टू वर्ड्स, प्लीज नोट डाउन। ऐसे कैसे कीजिए, दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड थ्रेट्स। रिपीटेड थ्रेट किस बात की है? टू कॉज फिजिकल पेन, शारीरिक दर्द दिया जाएगा। किसको देंगे? टू एनी पर्सन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दोगे, इन होम, जिसमें एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड। जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो कि 2A में डिफाइंड है, वो एग्रीड पर्सन जिस व्यक्ति में उसका इंटरेस्ट हो, उसके पिताजी, उसके माताजी, उसका बेटा, कोई भी हो सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट, उसमें हित हो, जिसको दर्द को देख करके वो भी दर्द दुखी हो जाएगी। तो उसको दर्द दिया नहीं गया, ये ध्यान रखना। ये क्या है? थ्रेट देना, लेकिन एक बार धमकी देना काउंट नहीं होगा। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी द केस ऑफ रिपीटेड थ्रेट्स। तो प्लीज यही ब्यूटी होती है एक्ट की ब्रेक को पढ़ने के लिए, आपको एक एक वर्ड को स्पेसिफिक ढंग से समझना चाहिए। दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड थ्रेट्स, थ्रेट्स मस्ट बी रिपीटेड एटलीस्ट, इसका मतलब क्या हो, एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए।
एंड द थ्रेड शुड बी टू कॉज पेन। कैसा पेन? स्पेसिफिकली लिखा है तो मेंटल पेन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल पेन देने की धमकी देनी चाहिए। और किसको देंगे? ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसमें वो महिला इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड ही पढ़ लीजिए बस आप लोग, हिंदी नहीं आएगी इसमें मेरे को। ये हो जाएगा। अब आ जाइए इकोनॉमिक अब्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए एक बार इसको। इकोनॉमिक अब्यूज का मतलब क्या है? इकोनॉमिक अब्यूज में देखो टर्म के लिखी, इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूड्स ए, इंक्लूड्स बी एंड इंक्लूड्स सी। ये तीनों चीजों को इंक्लूड करता है। अब समझिए क्या क्या है, देखिए। डेप्रीवेशन, नंबर 1 कैटेगरी में क्या है? डेप्रीवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू विच aggrieved person is entitled under any law or custom। इसी को समझ लीजिए पहले, तो काफी लंबी है तो एक बार में सारी चीजों नहीं समझाया जा सकता, एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। नो वेदर इकोनॉमिक अब्यूज कैन अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस, आंसर इज यस। अब इकोनॉमिक अब्यूज कैसे कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं वो समझना है। तो जितने भी पति हैं, जितने भी ससुर हैं, जेठ हैं, देवर हैं, या फीमेल भी है जो उसके रिलेशनशिप में है, वो ढंग से समझ लें कि आपकी कोई भी एक्टिविटी डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर नहीं जा पाएगी। यहां पर क्या हो रहा है? डेप्रीवेशन ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। डेप्रीवेशन में होता है वंचित करना। तो यदि एग्रीव्ड पर्सन को किसी ऐसे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्स से वंचित किया जाता है जिस पर जिसको के लिए उसको चीज एंटाइटल्ड, जैसे स्त्री धन हो गया, तो इट में भी एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, सिर्फ क्या बात होनी चाहिए? देखिए इसको समझिए, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्स को अलग से पढ़ो। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कौन से? टू विच द पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन, टू ए डिफाइंड इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए, जिस पर उसका हक हो। ठीक है, उस फाइनेंशियल रिसोर्स को, उस इकोनॉमिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें एग्रीड पर्सन कौन है? फीमेल है ना, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड हो। और वो एंटाइटलमेंट कहां से मिल रहा है? सब एंटाइटलमेंट देखिए इसमें कहीं कोई बार नहीं है। दैट कैन बी अंडर एनी लॉ, किसी कानून के अंतर्गत हो सकता है और किसी कस्टम के अंतर्गत भी हो सकता है। तो हमने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया। इन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज से डिप्राइव करना, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी द इकोनॉमिक अब्यूज। और आगे कर लीजिए, समझे? तो एक तो रिसोर्सेज ये हो गए, एक कौन से रिसोर्स हो गए? जिनके लिए वो एंटाइटल्ड है, ये मेरे हैं, मेरी माँ ने दिए हैं, मेरे पिताजी ने दिए हैं, मेरा कस्टम कहता है, मेरा धन है, मेरी सैलरी का पार्ट है, मेरे बैंक में पैसे रखे हुए हैं, मेरे गिफ्ट्स हैं, ये ऐसी चीजें आ गई। या वेदर पेबल अंडर एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और अदरवाइज। समझे? जो एंटाइटलमेंट में था उसमें और क्लैरिफिकेशन कर दिया कि ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो ये भी हो सकता है कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उसको दिए गए हों, या फिर अदरवाइज वो एंटाइटलमेंट हो, इसमें भी कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो हुआ पहली कैटेगरी, विद इन फर्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी हो गई। अब अगला और समझिए क्या है, देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। which the aggrieved person requires out of necessity, रेड कलर्ड को पढ़ो अच्छे तरीके से। which the aggrieved person, और लिखा है यहाँ पर, और वो तो खत्म हो गया पहले, अब ये एक ए के अंदर ए था, ये सेकंड लाइन है, अब ये which the aggrieved person requires out of necessity including household necessity, including but not limited to, फॉर द एग्रीव्ड पर्सन और हर चिल्ड्रन। ये वाली बात आ गई। अब समझिए ये क्या है। देखिए, तो पहली कैटेगरी थी एंटाइटलमेंट की,
जिस धन को, जिस इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप एंटाइटल्ड हैं, महिला एंटाइटल्ड है, उससे वंचित करना, चाहे किसी लॉ में हो, कस्टम में हो, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हो या अदरवाइज हो, तो गया। अब ये दूसरी चीज आ गई है, एंटाइटलमेंट छोड़ दीजिए अब, विच द एग्रीड पर्सन रिक्वायर्स आउट ऑफ नेसेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरत के लिए जो जरूरत है, आवश्यकता है उसकी, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड नेसेसिटी, भाई घर को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, तू कह रही है ना, ऐसे बोलेगा ना, ऐसा बदतमीज हस्बैंड, तो तेरे गहनों को हाथ नहीं लगाना, तेरे माँ बाप के दिए गिफ्ट को हाथ नहीं लगाना, नहीं है, अब घर चला ले तू, ले फिर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, एग्रीड पर्सन एंड हर चिल्ड्रन। दूध लाने के पैसे नहीं दूंगा तुझे, सब्जी लाने के पैसे नहीं मिलेंगे, गैस के पैसे नहीं मिलेंगे, ये क्या हो गया, हाउस होल्ड नेसेसिटीज हो गई। अगर आप हाउस होल्ड नेसेसिटीज को मीट आउट करने के लिए जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज करते हैं, उनसे अगर आप उसको वंचित करते हो, है ना, डेप्रिवेशन ऑफ दीज फंड्स, then you are causing economic abuse. Economic abuse amounting to what? Come on, write in the box. Domestic violence. Hurry up. हाँ ना, बताइए जल्दी से, is it the case of domestic violence or not? तो पहले इन दो कैटेगरी को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, एक है जिस पर लड़की का हक है, she is entitled to, and secondly है the other category is what is required for household necessity. इन दोनों को मेरे ख्याल याद ही हो जाएगा, मेरी बात सुन सुन के याद हो जाएगा आपको, है ना, कर लेंगे आप लोग या नहीं अभी। नेक्स्ट पढ़िए आप जरा, देखिए, नाउ स्त्री धन, प्रॉपर्टी, और क्या क्या किससे वंचित करना, प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। यहां पर आ जाइए, अब ये क्या है, इसको देखिए, रेड कलर को देखिए ना, स्त्री धन से वंचित करना तो ऑटोमेटिकली आ ही गया, प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, देखो इसमें क्या है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट में उन्होंने इस एक्ट को बहुत क्लियर करने की कोशिश की है कि कहीं कोई डाउट नहीं रह जाए। तो कई बार चीजें ओवरलैपिंग भी आती हैं, जैसे अभी पहले आया था कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच शी इज एंटाइटल्ड अंडर लॉ और कस्टम, लेकिन उन्होंने स्त्री धन को अलग से दे दिया, ये स्त्री धन से वंचित करें, है ना, तो ओवरलैपिंग हो गया ये। अब ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी इकोनॉमिक रिसोर्स है उसके तरीके से, तो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, लेकिन खास बात क्या है कि इफ द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, अगर ये प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड भी है या फिर सेपरेटली ओन्ड है, और उससे आप उसको क्या कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो आप उसको, इट विल बी द केस ऑफ इकोनॉमिक अब्यूज एंड हेंस डोमेस्टिक वायलेंस। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर्ड हाउस होल्ड, इफ यू आर डिप्राइविंग हर ऑफ व्हाट, रेंटल पेमेंट्स, किससे रेंटिंग, शेयर्ड हाउस होल्ड से, शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड पेमेंट, रेंटल पेमेंट से उसको डिप्राइव करना, इट विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक अब्यूज एंड हेंस डोमेस्टिक वायलेंस। और उसी तरीके से मेंटेनेंस से वंचित करना, समझे, वो भी इकोनॉमिक अब्यूज एंड हेंस डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। तो मुझे लगता है जो ए है, इसके जितने भी पार्ट्स हो सकते थे, सब पार्ट्स हो सकते, मैंने सारे समझा दिए आपको, पूरा पोस्टमार्टम कर डाला मैंने इसका, आते हैं उसके पूरे के पूरे लंग्स, हार्ट, ये वेन, सब अलग अलग करके दिखा दिया मैंने आपको, और वहां पे मैंने गोल भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया। अब देखो यहाँ से, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 3, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है सेक्शन 3 की, और प्रीलिम्स में तो है ही है, सारी बात होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आएंगे आपको, कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए बी कैटेगरी में, क्या है, ये था ना हमारा, देखिए, इकोनॉमिक अब्यूज इंक्लूड, मैंने बताया था ए, अब बी, ए तो हम पढ़ चुके, नाउ बी पर आ रहे हैं हम लोग, अब इंक्लूड्स
डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, समझिए आप, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स, जो घरेलू वस्तुएं हैं उनको डिस्पोज करना, डिस्पोजल यानी कि बेचना, डिस्पोज कर देना उसको। एनी एलियनेशन ऑफ असेट्स, असेट्स को एलिनेट करना, वो भी सेम बात है, डिस्पोज करना यानी अलग कर देना। डिस्पोजल ऑफ अदर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इन विच द एग्रीड पर्सन हैज एन इंटरेस्ट or is entitled to use by virtue of domestic relationship। देखिए समझिए क्या कि नाउ ये जो इकोनॉमिक अब्यूज की बात चल रही है, आप ये देखो कि पहले कैटेगरी कौन सी आई थी, एंटाइटल्ड टू, ठीक है, फिर क्या थी, रिक्वायर्ड आउट ऑफ नेसेसिटी वाली बात आ गई थी। अब ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि कोई अन्य संपत्ति, अदर प्रॉपर्टी इन विच एग्रीड पर्सन हैज एन इंटरेस्ट, जिसमें उसका भी इंटरेस्ट हो, और वो इंटरेस्ट क्यों है, बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं ना, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की वजह से यदि महिला का किसी अन्य संपत्ति में कोई इंटरेस्ट है और उससे उसको डिप्राइव किया जा रहा है, that will be considered as economic abuse and hence domestic violence। या इंटरेस्ट है, या फिर इस लाइन को समझिए, देखिए ये क्या है, द अदर प्रॉपर्टी विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज बाय वर्च्यू ऑफ दिस। ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको वो यूज करने के लिए एंटाइटल्ड है, उसका डिस्पोजल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुए हैं उसमें, बट जस्ट शी इज एंटाइटल्ड टू यूज बिकॉज ऑफ दैट डोमेस्टिक रिलेशनशिप। गॉट इट। इट मे बी बेड हो सकता है, इट मे बी फर्नीचर, ये भी हो सकता है, कोई व्हीकल ऐसा हो सकता है जो आमतौर पर उस रिलेशनशिप में यूज करने के लिए दोनों एंटाइटल्ड होते हैं, उससे डिप्राइव करोगे तो इकोनॉमिक अब्यूज। मीन्स देखो कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अच्छा नेक्स्ट और क्या है, और विच मे बी रीजनेबली रिक्वायर्ड बाय द एग्रीड पर्सन और हर चिल्ड्रन, एग्रीड पर्सन के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा, जिसको रीजनेबली रिक्वायर्ड, जिसकी उसको आवश्यकता हो सकती है, या हर स्त्री धन, एनी अदर प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली हेल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो स्त्री धन को भी इंक्लूड कर लिया, स्त्री धन से वंचित करोगे उसको भी कर लिया, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है तो जॉइंटली हेल्ड हो, जॉइंटली पोजीशन में हो, या फिर सेपरेटली पोजीशन में हो, उसके द्वारा भी। तो आप ये देखो कुल मिलाकर के एक बार ढंग से पढ़ लेना इसको कि कौन कौन सी संपत्तियां ऐसी जिनसे वंचित करने पर उसको इकोनॉमिक अब्यूज समझा जाएगा और इसी वजह से उसको डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट माना जाएगा। और अब है थर्ड कैटेगरी, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए तो इकोनॉमिक अब्यूज में ABC थी ना, एक बार हो गया, बी हो गया, अब यह है थर्ड, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिट करना या रेस्ट्रिक्ट करना, किसके लिए, टू कॉन्टिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज which the agreed person is entitled to use or enjoy by virtue of domestic relationship। अब समझिए, इंक्लूडिंग एक्सेस टू शेयर्ड हाउस होल्ड। इसको समझने के लिए आप इस लाइन को पढ़िए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द रिसोर्सेज और फैसिलिटीज, विच रिसोर्सेज और फैसिलिटीज which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of domestic relationship। इसी की बात करते हैं, तो लेट्स आइडेंटिफाई दीज फर्स्ट। फैसिलिटीज, रिसोर्सेस, यहां पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, दिस मे बी जस्ट फॉर द यूज एंड एंजॉयमेंट। टेलीविजन किसने खरीदा, पति ने खरीदा था, ठीक है, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं भी एंजॉय करती हूँ, क्यों करती हूँ, पति पत्नी है भाई,
तो शी हैज दैट काइंड ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट इन दैट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप. डोमेस्टिक रिलेशनशिप की वजह से, because of the domestic relationship, she has got the right to enjoy certain facilities, certain resources, including access to the shared household. हाउस जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें जाने के लिए परमिशन, एक्सेस. अगर आप इसके लिए क्या करते हैं, इन रिसोर्सेस, इन फैसिलिटीज में क्या करते हैं, any kind of prohibition or restriction. If you want to prohibit, if you prohibit or you restrict to continued access, लगातार जो एक्सेस मिल रही थी उसको आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं. तू टीवी नहीं देखेगी, देखेगी तो 15 मिनट देखेगी, बस आधा घंटा देखेगी. अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस. लो जाओ कोर्ट ऑफ. समझे? ये समझ लीजिए. तो ये हुआ आपका नेक्स्ट लेवल का. अब यहां पर आप देखो, यहां पर केवल प्रोहिबिट किया जा रहा है, या फिर प्रोहिबिट तो छोड़िए, प्रोहिबिट तो एकदम टोटली आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी. सिंपली रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं अगर आप, कि यू आर, यू कैन, यू हमारे घर में नहीं आओगी तुम. बस कैसे नहीं आओगी? डोमेस्टिक वायलेंस. कैसे नहीं आने दोगे? डोमेस्टिक वायलेंस लेके जाओ कंप्लेंट अपने पास. आप यू कांट स्टॉप मी. तू घर आके दिखा. आके दिखाऊंगी मैं. नहीं आके दिखा, ले, यू आर प्रोहिबिटिंग मी. तेरा घर नहीं है ये, मेरे पिताजी का घर है. पिताजी घर नहीं है ये क्या है? शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया बबुआ. अब ये क्यों? मैं हूं एग्रीव्ड, सेक्शन 2 है. तुम हो रिस्पोंडेंट, हाँ हो. हम एक टाइम पे साथ रह चुके हैं, ये हो गया शेयर्ड हाउस होल्ड. हम लोग डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, वो एस्टेब्लिश हो गया. नाउ यू कैन नॉट प्रोहिबिट, you cannot restrict my continued access, and if you do it, it will be considered as economic abuse. और यही आपको समझना है कि which action will amount to economic abuse, which action will amount to physical abuse, which act may amount to sexual abuse, verbal and क्या शब्द था, verbal and इमोशनल अब्यूज. तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भाई किस कैटेगरी में रखोगे आप इसको? वर्बल अब्यूज में रखोगे, फिजिकल अब्यूज में रखोगे, सेक्सुअल अब्यूज में रखोगे, फिजिकल अब्यूज में रखोगे, किस तरीके की हिंसा में रखोगे इसको? तो ये आपको आना चाहिए. ठीक है साहब, कर लेंगे. अब आगे पढ़ लीजिए, क्या है ये? एक्सप्लेनेशन सेकंड है ये. For the purpose of determining whether any act, omission, commission, conduct of the respondent constitute domestic violence under this act, overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. जब ये असेसमेंट होना हो कि वेदर उसका जो एक्शन है, उसका जो ये शब्द है ना, एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट, ये इसको डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो क्या देखना पड़ेगा? नोट, एक सिंगल एक्ट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. टोटलिटी में केस देखा जाएगा, टोटलिटी में उसके इफेक्ट्स को देखा जाएगा, और तब समझा जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा या नहीं होगा. तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन 2. तो मैंने इसमें कैसे समझाया था आपको? अभी तक जो समझाया है इसको, सेक्शन 3 को ऐसे समझाया. कुछ पहले हमने समझा था सेक्शन 3, ठीक, का ए पढ़ा हम लोगों ने. ए में फिर हमें टर्म्स मिल गई, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज. और इनको समझने के लिए हम गए फिर एक्सप्लेनेशन 1, और उसी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन सेकंड. अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है. अब हमने पढ़ना है अगला. हमने अभी क्या पढ़ना है? सेक्शन 3 में जो बी पार्ट है, सी पार्ट है और जो डी पार्ट है वो पढ़ना है अभी. समझे आप? नहीं समझे तो अब फिर दोबारा जाएंगे वहीं पर हम लोग. अभी बी पार्ट पर आ जाएंगे. अब बी पार्ट डोमेस्टिक वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. नो, समझिए क्या है. इफ एनी एक्ट, कंडक्ट, कमीशन, ओमिशन, 4 शब्द थे है ना. बिकॉज ऑफ दैट, बाय डूइंग सो, रेस्पोंडेंट हरेसिस, प्रताड़ना करता है, हार्म्स, नुकसान पहुंचाता है, इंजरी भी नुकसान पहुंचाता है, एंडेंजर्स, खतरे में डालता है.
ठीक है, एंडेंजर्स, हरेसेस द एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन को हरेस करता है, एग्रीव्ड पर्सन को हार्म करता है या उसको इंजर करता है या एंडेंजर्स, ठीक है, ये एक्शन करता है ये एक्ट के द्वारा। तो रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन को इंजर करता है, उसको खतरे में डालता है, हरेस करता है उसको। क्यों करता है? इसलिए करता है विद ए व्यू टू कोर्स हर, ताकि वो उसको मजबूर कर सके, कोर्स हर, या तो उसको मजबूर कर सके या फिर किसको, एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर, उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर कर सके, किस बात के लिए, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर डॉरी और अदर प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। तो डॉरी के लिए मजबूर करना, मजबूर करना किसको, लड़की को, उसको फीमेल को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उससे संबंधित है, एनी पर्सन अदर पर्सन रिलेटेड टू हर, मामा, माँ, पिताजी, रिलेशन में उसके भाई, उनको मजबूर करना, ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। समझे आप लोग? इसको दोबारा समझाया तो देखिए बी है, ये कौन सी कैटेगरी है, सेक्शन 3B आ गया। तो डोमेस्टिक वायलेंस में कोई सा भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट मे कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है। कब? when he harasses, harms or endangers or injures what, the aggrieved person, वो एग्रीड पर्सन को हार्म पहुंचाता है, वो एग्रीड पर्सन को इंजर करता है, उसको खतरे में डालता है, किस लिए, ताकि उसको खुद को मजबूर किया जा सके या उसके किसी संबंधी को मजबूर किया जा सके, ताकि क्यों, क्योंकि टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, कोई भी डॉरी की अवैध मांग को पूरा करने के लिए, किसी अन्य प्रॉपर्टी की डिमांड को पूरा करने के लिए, या फिर किसी अन्य वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अवैध मांग को पूरा करने के लिए वो ऐसा करता है, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली डिमांड हो गई किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए, आप चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, उसके लिए आप एग्रीड पर्सन को प्रताड़ित करते हैं या फिर उसके प्रताड़ित कर, एग्रीड एंडेंजर तो उसी को करते हैं, प्रताड़ना तो एग्रीड पर्सन की ही है, लेकिन मजबूर उसके द्वारा, जो मजबूर आप कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, प्रताड़ित व्यक्ति को कर रहे हैं या फिर उससे किसी संबंधी कर रहे हैं। इसको द्वारा देखो, इस बात देखिए, ये एग्रीड पर्सन ए है, तो या तो आप हार्म, हरेस, इंजरी तो आप एक ही करेंगे, लेकिन आप जो मजबूर कर रहे हैं या तो ए को खुद को कर रहे हैं या किसी उसके रिलेटिव को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, डॉरी की डिमांड पूरी हो जाए, अदर प्रॉपर्टी की हो जाए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांड पूरी हो जाए, ये है इसकी सीक्वेंस। तो प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन हरी अप। चलिए अब सी में आ जाइए, वैसे सी में कुछ खास है नहीं, सी डी में पढ़ लीजिए। सी में क्या है देखिए, भी हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, सी हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, धमकाने का प्रभाव हो, किसको, एग्रीड पर्सन को, एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, या तो एग्रीव्ड पर्सन को धमकाने का प्रभाव हो या फिर उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने का हो, कैसे द्वारा, बाय एनी कंडक्ट मेंशन्ड इन ए और बी, ए और बी में जो कंडक्ट है उनके द्वारा उसको या उसको धमकाया जा सकता हो, इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, बस ये सी कैटेगरी में आ गया। तो बेसिकली सी में ए और बी के रेफरेंस से ही है, बाय एनी कंडक्ट इन ए और बी, ए और बी में जो कंडक्ट वर्णित की गई है उसके द्वारा, उसको, उनके द्वारा बस वो उसको धमकी मिल जाए, बस को, एग्रीड पर्सन को या फिर उससे किसी संबंधी को। और एक है फोर्थ, अदरवाइज इंजर्स, अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म टू एग्रीड पर्सन,
या ये हो गई जनरल क्लॉज, ए और बी हो गई स्पेसिफिक, सी इज रिलेटेड टू ए एंड बी, और डी जो क्लॉज है ये एक जनरल क्लॉज है कि जब आप ए बी सी में कैटेगरी में नहीं आ रहा है कोई एक्शन, तो फिर हम डी में देखेंगे कि क्या डी में क्या दिया गया है। तो डी को देखिए, अदरवाइज का मतलब है कि ए बी और सी से अन्य, otherwise injures or causes harm to the aggrieved person whether physical or mental। यदि उसको, ये जनरल क्लॉज है, एग्रीड पर्सन को फिजिकल, शारीरिक या मानसिक रूप से उसको इंजरी देता हो, हार्म करता हो कोई भी कार्य, तो ये हो गया जनरल क्लॉज। कोई कैटेगरी में सेक्सुअल अब्यूज में नहीं आ रहा, इकोनॉमिक अब्यूज में नहीं आ रहा, फिजिकल अब्यूज में नहीं आ रहा, वर्बल में नहीं आ रहा, है ना, डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं हो रहा है, डेप्रिवेशन प्रॉपर्टी भी नहीं हो रहा, लेकिन भाई लड़की है परेशान, है मेंटल, समझे, बोलना बंद कर दिया, कर लो क्या करोगे, मेंटली परेशान है लड़की, है ना, किसी और लड़की से सीधे सीधे बात करता है, उसके सामने चैटिंग कर रहा है, अब ये ना तो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है ना फिजिकली वो है, तो बहुत सारे ऐसे इंसेंस हो सकते हैं, है ना, जो कहाँ आ जाएंगे, अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म्स वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन हो जाएगा। यू गॉट इट। तो ये भी आपका आ जाएगा सिनावे वाली सेक्शन 3 में। तो इस तरीके से आपका हो गया सेक्शन 3 डिफाइंड हो गया, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।